फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 146 से सेक्शन 149 तक। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। तो बात करते हैं सेक्शन 146 की। सेक्शन 146 राइटिंग से डील करता है। अब राइट का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि कुछ लोगों के द्वारा किसी जगह की पीस को डिस्टर्ब करना, यानी डिस्टर्बेंस ऑफ पीस। तो आईपीसी में राइटिंग कैसे डिफाइन कर रखा है, आइए अब हम वो पता करते हैं। सेक्शन 146 कहता है कि वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली, यानी इसमें या तो फोर्स यूज़ की जाती है या वायलेंस का यूज़ किया जाता है। किसके द्वारा? अनलॉफुल असेंबली के द्वारा। अब अनलॉफुल असेंबली के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब फोर्स या वायलेंस जो है वो अनलॉफुल असेंबली के थ्रू यूज़ किया जा सकता है या उसके किसी एक मेंबर के द्वारा भी वो यूज़ किया जा सकता है राइटिंग के ऑफेंस के लिए। इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है। अब अनलॉफुल असेंबली में जब हमने पढ़ा था तो हमने कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे जिसके बिना अनलॉफुल असेंबली पूरी नहीं होती। तो उनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको अचीव करने के लिए अनलॉफुल असेंबली या उसका कोई मेंबर फोर्स को या वायलेंस को यूज़ करता है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो उस अनलॉफुल असेंबली का है, तो इसमें जो फोर्स वर्ड यूज़ किया गया है वो आईपीसी में सेक्शन 349 में डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई पर्सन फोर्स यूज़ करता है जब वो मोशन को कोज करता है या कोई मोशन को चेंज करता है। तो आप वो सेक्शन पूरा पढ़ सकते हो सेक्शन 349 फोर्स की डिफिनीशन के लिए। तो अगर ये इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होंगे तो ऐसा माना जाएगा कि अनलॉफुल असेंबली का हर मेंबर गिल्टी होगा राइटिंग के ऑफेंस का। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि राइटिंग के ऑफेंस के लिए सबसे पहले तो अनलॉफुल असेंबली का होना बहुत ज़रूरी है। अब वो अनलॉफुल असेंबली किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए फोर्स या वायलेंस का यूज़ करती है तो उसे हम राइटिंग का ऑफेंस कहते हैं। इसमें एक बात और भी है, अगर फोर्स यूज़ की गई है किसी एक मेंबर के द्वारा लेकिन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए फोर्स यूज़ नहीं की गई, वैसे की गई है किसी एक पर्सन के थ्रू, तो वो राइटिंग का ऑफेंस नहीं आएगा। वो तभी बनता है जब कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होगा जिसको पूरा करने के लिए कोई भी एक मेंबर अनलॉफुल असेंबली का कोई फोर्स यूज़ करता है। तो अब बात आती है डिफरेंस क्या हुआ अनलॉफुल असेंबली और राइटिंग में। देखो, अनलॉफुल असेंबली में तो लोग सिर्फ असेंबल हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, जो कि इलीगल है। लेकिन राइटिंग में क्या है, अनलॉफुल असेंबली तो है ही लेकिन वो फोर्स यूज़ करते हैं अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स, मतलब इसमें फोर्स का यूज़ होना ज़रूरी है राइटिंग के ऑफेंस के लिए। इसके बाद आता है सेक्शन 147 जो कि पनिशमेंट फॉर राइटिंग से डील करता है। सेक्शन 147 कहता है कि कोई भी पर्सन राइटिंग के लिए गिल्टी होता है उसे पनिश किया जाएगा उस इम्प्रिजनमेंट की टर्म से जो कि 2 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकती है विद फाइन या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों। सेक्शन 147 के बाद सेक्शन 148 है जो कि जिसका मार्जिनल नोट कहता है कि राइटिंग आर्म विद डेडली वेपन, यानी राइटिंग करना कोई डेडली वेपन का यूज़ करके। सेक्शन 148 कहता है कि कोई भी पर्सन राइटिंग का गिल्टी है, मतलब राइटिंग कमिट की जा चुकी है, ठीक है, बीइंग आर्म विद द डेडली वेपन। और कोई पर्सन है उसके पास डेडली वेपन है, उसके साथ वो आर्म्ड है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको वेपन की तरह यूज़ किया जा सकता है जो कि डेथ कॉज कर सकता है, तो क्या होगा, वो पर्सन उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से जो कि 3 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकती है, या फाइन देना पड़ सकता है या फिर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी। तो कहने का मतलब क्या है कि सेक्शन 148 एक एग्रेवेटेड फॉर्म है राइटिंग की, क्योंकि इसमें डेडली वेपन का यूज़ किया जाता है। सिंपल सी बात इसमें यह है कि राइटिंग का ऑफेंस जब कमिट किया जाता है तो कमिट करने वालों के पास डेडली वेपन है और तब वो ऑफेंस पूरा करते हैं राइटिंग का। इसके बाद आता है सेक्शन 149 जिसका मार्जिनल नोट कहता है कि अनलॉफुल असेंबली का हर मेंबर लाइबल होगा ऑफेंस के लिए जो ऑफेंस कमिट किया जाएगा कॉमन ऑब्जेक्ट की प्रोसिक्यूशन में। आइए देखते हैं सेक्शन 149 की वर्डिंग क्या है। सेक्शन 149 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है, अब वो ऑफेंस कमिट कौन करता है, कोई भी मेंबर अनलॉफुल असेंबली का, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली में 5 या उससे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, उनमें से कोई एक पर्सन ऑफेंस कमिट कर देता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली। एक अनलॉफुल असेंबली है, उसका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है, मतलब उसके सारे के सारे मेंबर्स किसी एक कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं, तो उसको अचीव करने के पर्पज़ से कोई एक पर्सन या कोई भी ऑफेंस को कमिट कर देता है, एक मेंबर कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। या फिर अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो जानते हैं कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हो सकता है
किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई ऑफेंस कमिट किया जा सकता है किसी भी मेंबर के थ्रू, ऐसा वो सारे के सारे मेंबर्स जानते हैं। तो होगा क्या कि हर पर्सन, जो हर मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का, जो कि ऑफेंस जब कमिट किया जा रहा था तो उसका मेंबर था उस असेंबली का, तो वो उस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा जो ऑफेंस उन्होंने कमिट करा है। सपोज एक अनलॉफुल असेंबली के 5 या 6 मेंबर्स हैं, उनमें से किसी एक ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, लेकिन सबका कॉमन ऑब्जेक्ट था, सारे वो ऑफेंस कमिट करना चाहते थे। उस अनलॉफुल असेंबली का टारगेट ही यही था कि कोई चीज़ अचीव करनी है उन्होंने। उनमें से किसी एक पर्सन ने वो कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि वो सारे के सारे मेंबर्स ऑफेंस कमिट करने के दौरान वो उसके ऑफेंस के गिल्टी होंगे। अब देखिए, इसमें जो बाकी के मेंबर्स हैं, यानी जिन्होंने डायरेक्टली कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, सिर्फ मेंबर्स थे जिनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट था, उनकी तरफ से कोई एक्ट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वो लाइबल होंगे। कोई ओवर्ट एक्ट उनके द्वारा करना ज़रूरी नहीं है। ओवर्ट एक्ट मतलब कोई फिजिकल एक्ट उन्होंने करना या कोई ऐसा एक्ट करना जो डायरेक्ट हो। तो मतलब अगर एक पर्सन भी करता है और बाकी सबका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, तब भी बाकी सारे के सारे मेंबर्स उस ऑफेंस के लिए लाइबल होंगे, क्योंकि उन सबका कॉमन ऑब्जेक्ट है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, कोई ऑफेंस को कमिट करने के लिए। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।